हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 6 का। तो सबसे पहले बिना समय बिताए मैं आपको कुछ मतलब मेन पॉइंट बताने की कोशिश करूँगी। सो आप नोट डाउन करिएगा। इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले अतीत के बारे में जानना ही इतिहास है। और अगर हम डिफिनीसन बनाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि बीते हुए समय में लोगों को समझना, जानना और तथा उसमें लगे समय को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं इतिहास किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास मतलब कैसे पता चलता है कि ये इतिहास है। कभी आपने सोचा कि इतिहास के बारे में लोग कैसे जान पाए? इतिहास के बारे में जैसे आप यही सोचिए कि आपके अगर पूर्वजों के बारे में आपको जानना है तो आप किससे पूछोगी? मम्मा से पूछोगी, या तो आपके पास कुछ स्रोत होंगे जानने की, जैसे फ़ोटोज़, वो क्या करते थे पहले, कैसे रहते थे। वैसे ही इतिहास को जानने के लिए कई स्रोत हैं। जैसे स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो लिखित प्रमाण मिलते हैं, जैसे ताड़पत्र में लिखे हुए प्रमाण। अभी मैं आगे आपको उसको डीपली से समझाऊंगी। अभी आप एक मेन समझिए कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हमें लिखित प्राप्त हैं, जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, अभिलेख, शिलालेख, ये सब हमारे साहित्यिक में आते हैं। पांडुलिपि भी एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो भी हमारी साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत जैसे वस्तु, कॉइन्स, सिक्के, फोटोग्राफी, चित्र और बर्तन और काफ़ी मतलब स्तूप, ये जो हमारे पास खोद के निकाले गए हैं। जैसे हमारे पास एक सभ्यता नगर, ये मतलब जो हम उसको फील कर सकते, टच कर सकें। और एक मेन वस्तु को ही हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। जो शिलालेख है वो तो साहित्य में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक सवाल होगा कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहली पॉइंट मैं क्लियर कर सकती हूँ, लोग नदी तालाब। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? तो लोग नदी, तालाब, झील, इन सब के किनारे रहते थे, क्योंकि वो लोग एक मतलब उनका काम था कि खाना, शिकार करना। तो लोग ज़्यादातर नदी, झील, तालाब किनारे रहते थे, जिससे उनको भोजन मिल सके और अपना पेट भर सके। उनको संग्राहक कहते थे, क्योंकि वो झील, नदी के किनारे पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसीलिए वो लोग नदी, तालाब किनारे ही रहना पसंद करते थे। अभी के लोगों को घर में रहना नहीं आया, क्योंकि ये लोग अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो ये लोग नदी किनारे, तालाब किनारे, इन सब जगहों पे अपना सेल्टर ढूंढते थे। तो अब हम लोग सोचते हैं कि इनका कृषि विकास कैसे हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट मैं समझा रही हूँ जिससे आप इम्पॉर्टेंट है, जो आपके काम आ सके। ठीक है ना, तो इनका कृषि विकास कैसे हुआ? तो कृषि विकास इनका उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों के मध्य इन्होंने विंध्य पर्वत के पास सबसे पहले चावल उपजाया। क्या उपजाया? चावल। तो इन लोगों ने पहले चावल उपजाया कहाँ? ये एक मेन पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर इनका कृषि देखा जाए तो वो एक ये है कि मतलब इन लोगों ने इतना खेती बाड़ी के बारे में नहीं मालूम था। फिर भी अगर पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि इन लोगों ने खेती बाड़ी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। अभी ये आगे सीखेंगे, अभी मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे इन लोगों ने कृषि के बारे में जानना और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अभी आप ये समझिए कि इन्हें उत्तर पूर्व की मध्य गारो पहाड़ी के पास इन्होंने विंध्य पर्वत के पास पहली बार चावल उपजाया। ठीक है, ये भी आप पॉइंट क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है, इन लोगों ने 8000 वर्ष पूर्व जौ तथा गेहूं की खेती सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के पास की, जो कि इनकी सबसे पहली यहाँ पे जौ और गेहूं का खेती किया इन लोगों ने, कृषि हुई। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के पास इन लोगों ने जौ और गेहूं की खेती की। और इनका कृषि इतना नहीं डेवलप था, ये लोग घास फूस ये सब खाकर अपना गुजारा करते थे। और सबसे पहले इन्होंने गेहूं और जौ सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के पास उगाया, जो 8000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सुलेमान और तथा किरथर पहाड़ियों के पास इन लोगों ने जौ गेहूं की खेती की। ठीक है, और इनका पशुपालन, अब पशुपालन देखते हैं। इनका पशुपालन क्या था? पशुपालन, ठीक है, इनका पशुपालन ये रहा है कि उन लोगों ने सबसे पहले किसको अपना पालतू जानवर बनाया। वो सेकंड चैप्टर में भी है, पर इसमें भी है कि पालतू सबसे पहले किसे। तो आपको ये याद रखना है कि इन लोगों ने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। किसे बनाया? कुत्ते को। तो इन लोगों ने सबसे पहले जो एनिमल्स है उसको पालतू बनाया, तो वो है कुत्ता। ठीक है, फिर 11,000 वर्ष बाद भेड़, बकरी, गाय, इन सबको पाला। ठीक है, सबसे पहले लोगों ने पशुपालन में कुत्ते को पालतू बनाया। फिर 11,000 वर्ष पूर्व बाद इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, इन लोगों का भी पाला। ठीक है, अब हम इनका रहन सहन देखते हैं।
इन लोगों का रहन सहन कैसा था? इन लोगों का रहन सहन, कोई शेल्टर तो था नहीं, ये ज़्यादातर नदियों के किनारे रहते थे और घास फूस इतनी थी, तो ये लोग सिर्फ एनिमल्स खाते थे और एक जगह रहते भी नहीं थे। ये लोग मतलब खाते थे जहाँ पर मिलता था भोजन, जहाँ शिकार मिल जाता था वहीं खाते थे और फिर वहाँ से उठ के दूसरी नदी, दूसरी झील। तो इन लोगों का कोई एक प्रॉपर घर नहीं था। ये लोग जहाँ पर मतलब भोजन प्राप्त हो जाए वहीं पे थोड़ी देर रुकते थे। इनका एक कोई प्रॉपर घर नहीं था। उनका रहन सहन वैसे ही था क्योंकि अभी इनका इतना डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि ये अभी उस प्रजाति में आते हैं जिसमें ये काफ़ी खूंखार थे, तो इनका रहन सहन इतना नहीं था। ये लोग नॉर्मल जहाँ पे खान पान, इनको मतलब खाना पीना, घूमना और ये शिकार के लिए घूमना, बस इतना ही था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि काल के कितने भाग थे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन से काल में क्या हुआ। ठीक है, तो अभी ये इतना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके 3 काल। ठीक है, बहुत कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल तरीके से ही समझा पाऊँ। देखिए, इसके 3 काल थे। 3 काल थे। एक पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 काल में बटा था ये, पूर्व ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले, इसलिए हम इसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। मध्य ऐतिहासिक काल में हमें प्रमाण मिले पर हम उसे रीड नहीं कर सके, उसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम उसे मध्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में जो लिखित प्रमाण हम मिले हम उसको पढ़ सकते हैं और जो अवशेष मिले उसे समझ सकते हैं। कुछ चित्रकारी भी मिली हैं, कुछ पत्थरों पर डिज़ाइनें, कुछ शेल्टर्स में डिज़ाइनें, इसलिए हम ऐतिहासिक काल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें स्टडी करने के लिए मिली हैं। और मध्य ऐतिहासिक काल में इतना कुछ खास हम लोगों को कोई स्रोत नहीं मिला है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट। तो अब हम लोग जानेंगे अशोक के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, और ये मौर्य वंश के शासक रहे हैं, जो कि मौर्य वंश के शासक रहे हैं। इनके बारे में कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो क्लास 6 की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि अशोक का कौन सा एक अभिलेख जो अफगानिस्तान से पाया गया है, तो वो उसका नाम है रोमेनदेही अभिलेख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मेरा स्केच नहीं चल रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर में अशोक का एक अभिलेख दिया गया है, जो रोमेनदेही अभिलेख है, जो नेपाल से प्राप्त हुआ है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो इनका जो अशोक का रोमेनदेही अभिलेख है वो नेपाल में प्राप्त हुआ है। इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। अशोक का एक और अभिलेख है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कांधार अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसकी यूनानी और अरमाइक भाषा और लिपि है, जो कि कांधार अभिलेख से संबंधित है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जो कि है सारनाथ स्तूप, जो कि उन्होंने सारनाथ में, जो कि यूपी में पड़ता है, इसका निर्माण कराया था। सारनाथ वही है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इनके 3 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। एक तो इनकी अभिलेख रोमेनदेही अभिलेख, दूसरा कांधार और सारनाथ स्तूप, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि क्लास सिक्कों के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। उस समय लोग सिक्के कैसे चलाते थे, कैसे लेन देन होता था, कैसे सिक्कों के ऊपर प्रचार होता था। जैसे आप आजकल देख रहे हैं सिक्कों के ऊपर, नोटों के ऊपर गांधी बाबा बन के आ रहे हैं। सो उस टाइम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा सिक्कों में। सिक्के कई प्रकार के होते थे, चौकोर, चांदी, तांबे, लोहे, जो उस टाइम चले। ठीक है, इनमें से एक मेन पॉइंट ये है कि सिक्कों में कुमार गुप्त के घुड़सवारी करते हुए कई सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुमार गुप्त घुड़सवारी करते हुए हैं। इसका मतलब कुमार गुप्त को घुड़सवारी करने का काफ़ी शौक रहा होगा और उनके शासन काल में उन्होंने अपने घुड़सवारी करते हुए सिक्के चलाए। ये एक मेन पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर घुड़सवारी करते हुए सिक्के चलाए थे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल के लिए सिक्कों को कैसे हम जान सकते हैं कि कौन से काल से आए हैं, तो मेसोपोटामिया के सिक्के जो हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हड़प्पा में मेसोपोटामिया से व्यापारी लेन देन होता था, तभी मेसोपोटामिया के जो सिक्के हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिक्कों के बारे में इससे ही पता चलता है कि लेन देन कैसा रहा होगा और कहाँ कहाँ से लेन देन हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। मेरा स्केच बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें ये प्राप्त होता है कि धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता कैसी रही होगी। हड़प्पा में मोहरे तो आपने जान लिए हैं कि मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता से भी मोहरे कुछ प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे। वहाँ पे हमें प्रॉपर नालियों का निर्माण
है, हड़प्पा नगर का निर्माण है और आरंभिक नगरे वहाँ से निर्माण हुए हैं, जल निकाय निकले हुए हैं। तो इसका मतलब ज्ञान हो गया था हड़प्पा समाजों है, वहाँ एक नगरों का निर्माण हो चुका है, कुछ नगर नीचे हैं, कुछ नगर ऊपर हैं। हड़प्पा सभ्यता मैं अभी प्रॉपर आपको एक क्लास दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा, मैं पूरा हड़प्पा सभ्यता को ही समझाऊंगी। तो बस इतना जान लीजिए कि सारनाथ जो है बस इतना जान लीजिए कि धोलावीरा जो गुजरात में है उसमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे हड़प्पा नगर का निर्माण, जल निकाय, ये सब हमें वहाँ धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। पूर्व हमारे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर का निर्माण हुआ। मतलब जो 7,700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास नगर निर्माण हो चुका था। क्या हो गया था? नगर निर्माण हो चुका था। अब दूसरा पॉइंट, 2500 वर्ष पूर्व के आसपास मगध नामक राज्य की स्थापना हुई। 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण राज्य के आसपास मगध राज्य की स्थापना हुई, जो कि काफ़ी शक्तिशाली राज्य माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो मगध था वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ है और उसमें कई महान राजाएं आए हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे। मगध ने अपने कई जगह अपने राज्य को फैलाया है जो काफ़ी अलग अलग राज्यों में हैं। तो उनका काफ़ी राज्य बड़ा था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था क्योंकि उसमें कई शक्तिशाली राज्य हुए हैं, उनका राज्य अच्छा था और उनकी शासन प्रणाली भी अच्छी थी। इसलिए हम लोग इतना याद रखना है, 2500 वर्ष पूर्व गंगा के दक्षिण क्षेत्र के, आपको बताया कि बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो उस समय स्थिति कैसी होती होगी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं धार्मिक स्थिति पे। धार्मिक स्थिति में वो आता है जैसे वहाँ जब धार्मिक स्थिति कैसी थी, मतलब कौन से देवी देवता पूजे जाते थे, कैसे धर्मों को माना जाता था, क्या नियम थे, उन लोगों का क्या विश्वास था किस भगवान पर, और कैसा वो लोग विश्वास रखते थे किन किन चीज़ों पर, उनका धर्म विचार तथा उनके कल्चर के बारे में जानना ही हमारा धार्मिक स्थिति के बारे में आता है। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति में क्या आता होगा, जैसे वो लोग लेन देन कैसे करते होंगे, व्यापार कैसे करते होंगे, और अपनी प्रजा को राजा कैसे देखता था, कैसे चलाता था, मतलब व्यापारियों का आवागमन कैसे करता था, कैसे अपने राज्य में क्या प्रोवाइड करना है, कैसा लेन देन नाप तौल, ये सब हमारा आर्थिक स्थिति में आता है। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक स्थिति में। सामाजिक स्थिति में कैसा आता है कि एक परिवार कैसा हो, घर, रिश्तेदार कैसे, मतलब कैसे संबंध बनाना था, कैसे स्थितियों के साथ रहना, क्या मनोरंजन था, लोग क्या करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे समूह में रहते थे, ये सब सामाजिक स्थिति में आता है। फिर हम लोग चलते हैं अब राजनीतिक स्थिति में। राजनीतिक स्थिति में जैसे राजा और प्रजा के बीच था कि क्या नियम थे, क्या उनको, मतलब आता है कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति अगर हम लोग देखें तो राजा और प्रजा के बीच होता था कि उनका सैन्य बल कैसा है, उनका रहन सहन, राजा अपने राज्य को कैसे संभाल रहा है और उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी होगी, ये सब हमारा राजनीतिक व्यवस्था में आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट पॉइंट में, लास्ट नहीं सेकंड, एक पॉइंट और है बट वो बहुत छोटा है इसलिए हम लास्ट ही कहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे देश का और हिंदुस्तान कैसे पढ़ा, मतलब भारत और हिंदुस्तान कैसे पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए कि जो सिंधु नाम हम लोगों को दिया गया था, उसका अगर सांस्कृतिक अर्थ देखा जाए तो उसका सांस्कृतिक अर्थ है इंडस। क्या है? इंडस। तो इंडस से ही हमें इंडियन बोले, ठीक है, बदलता गया ना, तो इसलिए हम सांस्कृतिक अर्थ ही इंडस है, ठीक है। और अब ये दूसरा पॉइंट समझिए कि उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानी और ईरानियों ने हम लोगों को, सिंधु को, मतलब जो सिंधु लोग थे ना, उनको हिंदोस नाम से कहना, पुकारना, बुलाना चालू कर दिया। तो वहाँ से हम लोग हिंदोस हो गए। तो वैसे ही आगे चलते हिंदोस को हिंदुस्तान और इंडस को इंडिया नाम दे दिया गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट था। अब आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे शॉर्ट्स में समझ लीजिए, मार्कर नहीं चल रहा है। ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये 2000 वर्ष पूर्व मतलब, और ये जो पॉइंट है ये ईसा मसीह का जन्म, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला ये पोर्शन और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला ये पोर्शन, तो 2000 वर्ष पूर्व ये है, 2000 वर्ष पहले ये है। ठीक है, आप इसमें अंतर समझिए। जो हमारा 2000 वर्ष पूर्व है इसे हम एसी कहेंगे, और जो हमारा 2000 वर्ष पहले का उसे बीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? बीसी को BCE भी बोल सकते हैं और एसी को CE भी बोल सकते हैं। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एसी का मतलब है